हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंटेंट। दोस्तों, थंबनेल में जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्योर आपका जीएसटी से ही संबंधित है। आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी की पूरी कहानी में बताने वाला हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको जीएसटी से संबंधित आपको कहीं पर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन दोस्तों यही होता है कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो मैं आपको वन बाय वन करके मैं फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि कहीं पर कोई दिक्कतें ना आए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आपका जीएसटी में तीन इसमें जो वर्ड है वो शामिल है। सबसे पहले क्या है, आपका गुड्स है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, सर्विसेज, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा जीएसटी में, है ना, और तीसरा आपका क्या है, टैक्स है, जिसे हम लोग कर कहते हैं। देखिए, अब गुड्स के माने क्या होता है, गुड्स के कहते हैं हम लोग हिंदी में माल कहते हैं। अब माल होता क्या है कि जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसके लिए माल कहलाता है, बराबर है ना। जैसे मान के चलो कि कोई अगर व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल हो गया। कोई सब्ज़ी का व्यापार करता है यानी कि वेजिटेबल्स, तो वो उसके लिए माल हो गया। अगर कोई फ्रूट्स का करता है तो फ्रूट्स, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट कोई भी व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करेगा वही उसके लिए क्या कहलाएगा, माल, ठीक है। लेकिन हर कोई व्यापारी माल का व्यापार तो नहीं करता ना। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो माल बेचने और बनाने के अलावा भी काम करते हैं, जैसे कि सेवाएं देना। अब सेवा का माने क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो ना कि बहुत सारे ऐसे भी सर्विस होल्डर होते हैं जो कि सेवाएं देने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सेवा देते हैं। मैं ऑफिस में काम करता हूं तो मैं क्या देता हूं, मैं सेवा देता हूं। कोई अगर एडवोकेट है तो वो लीगल सेवा देता है। कोई अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो क्या देता है, वो प्रोफेशनल सेवा देता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको एक तो माल बेचने वाले आपको नज़र आएंगे या माल बनाने वाले, और दूसरा सेवाएं देने वाले, है ना। चलिए, और यहाँ पर आपका क्या है, टैक्स है। यानी कि मैंने तीनों को मैंने यहाँ पर तोड़ के मैंने बताया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें गुड्स भी हो गया, सेवा भी हो गया और टैक्स भी हो गया। टैक्स के माने क्या होता है, कर, जिसको हम लोग पुराने भाषा में लगान भी इसको हम लोग कह सकते हैं। यानी कि आप भारतवर्ष में अगर आप रहते हो तो भारत के नियमानुसार आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है और सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है। इसका माने ये हुआ कि हमारे भारतवर्ष में दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है क्या, आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस होता है। मैं ये आपको बता दूं कि दो तरह के टैक्स हमें देने होते हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन हम जो ये जीएसटी पढ़ रहे हैं ना, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें अगर आपके समझ में आ चुकी होंगी तो इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा आगे समझ में आएगा जब आप वीडियो आगे देखते रहोगे। अब देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में मोटे तौर पे तीन तरह की कंपनियां काम करती हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहली कंपनी क्या होती है भाई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या होता है, माल को तैयार करना, है ना। ऐसी कंपनी जो माल का उत्पादन करती है और माल को अपने व्यापारियों को बेचती है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो माल को क्या करती है वो तैयार करती है। उसके आगे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा टाइप की कंपनी क्या होती है, ट्रेडिंग कंपनी। अब ट्रेडिंग कंपनी का काम क्या होता है, ऐसी कंपनी जो केवल माल, यानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसके लिए माल कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, का व्यापार करती है, यानी कि बना बनाया माल खरीदती है और प्रॉफिट लेके कस्टमर को क्या करती है, वो बेच देती है। तो इस टाइप के कंपनी को क्या कहते हैं, हम लोग ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या है, माल को तैयार करना। लेकिन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को माल सेल नहीं करता। माल जो हम तक, यानी कि हम जो उपभोक्ता हैं, हम पे डायरेक्टली माल नहीं पहुंचता। पहले माल कहाँ जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेज का डीलर है उसके पास जाता है। फर्स्ट स्टेज जो डीलर के बाद कहाँ जाता है, सेकंड स्टेज डीलर। उसके बाद क्या जाता है, जिस इलाके का डीलर वहाँ आता है। फिर उसके बाद होलसेलर के पास आता है। फिर उसके बाद रिटेलर। फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास आता है। तो ये आपका एक चेन सिस्टम होता है, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ठीक है। मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ।
तो एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, ट्रेडिंग कंपनी। देखिए मैं आपको डिटेल में इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको जीएसटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इस दो कंपनी के अलावा जो तीसरी कंपनी क्या होती है, जैसे मैंने कहा ना, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। ऐसी कंपनी जो केवल सेवा देने का काम करती है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है। जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज, आप जो टेलीफोन यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, मेरी बात समझ रहे हो ना, ब्यूटी पार्लर में जा करके अपना मेकअप वगैरह जो आप कराते हो या कराती हो, ब्यूटिशियन का काम, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप के जितनी भी जो कंपनियां होती है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है। मेरे ख्याल से आपको ये यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, जो कि मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया। इसलिए आपको कंपनी के नेचर को भी समझना ज़रूरी है ताकि आपको जो जीएसटी है वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब आपको क्या है, मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूं। जबकि जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो इससे पहले क्या था, जब भारत में लागू नहीं हुआ था क्या जीएसटी, तो उस समय कंपनी के नेचर और माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स को अप्लाई किया जाता था। जैसे कि माल के ऊपर वैट, जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि भाई कंपनी के नेचर के मुताबिक ही टैक्स को अप्लाई किया जाता था। वो कैसे, अब जैसे कि आपका वैट है, अब वैट कहाँ पर लागू होता था, जो कि पक्का पकाया माल है, तो वो क्या होता था कि जब भी कोई कंपनी माल को जब खरीदती थी, बेचती थी, उस पर वैट को लागू होता था। कहाँ, एक ही राज्य के अंतर्गत। अगर आपको पुराना इतिहास अगर आपको मालूम होगा तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम एक ही राज्य के अंतर्गत जब हम लोग माल का व्यापार करते थे ना, तो उस समय क्या लगता था, वैट। लेकिन एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में माल का व्यापार करने लगे तो क्या लागू होता था, सीएसटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो आप देख रहे हो ना, जिस तरह का नेचर हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंपनी बदल रही है, उसी टाइप से यहाँ पर टैक्स का नेचर भी बदल रहा है। अच्छा, माल के उत्पादन पर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर जो है, जो कि माल का प्रोडक्शन कर रही है, उसे क्या अप्लाई करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी। देख रहे हो ना। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग और प्लस ट्रेडिंग कंपनी के अलावा जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, उस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। बाकी जो मनोरंजन जो हम लोग करते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरटेनमेंट, उस पर क्या लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स। तो क्या पता चला, जिस टाइप की कंपनी, जिस टाइप का ट्रांजैक्शन, उसी टाइप से यहाँ पर टैक्स भी अप्लाई हो रहा है। कब, जब इंडिया में जीएसटी लागू नहीं हुआ था तब, ठीक है ना। तो ऊपर दिए विवरण से आपको ये पता लग गया होगा कि उस समय अलग अलग टैक्स लगा करता था, ठीक है। अब हम इसे सारे टैक्स को एक ही टैक्स यानी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। मेरी बात को समझे ना। इसलिए इस टैक्स को वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। अब कोई भी कंपनी हो, जैसे कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, किसी भी नेचर की कंपनी हो, अब ये सब के लिए अलग अलग टैक्स लागू नहीं होगा, बल्कि क्या लागू होगा, वन नेशन वन टैक्स, बोले तो जीएसटी। तो उसमें क्या आ गया, गुड्स भी आ गया और सर्विस भी आ गया, ठीक है। चलिए आप इसे एक डायग्राम के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं, जो कि आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर वैट है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है और सीएसटी है, बराबर है। ये देखो सारा का सारा आपका जीएसटी में मर्ज हो गया, यानी कि अब ये सब हट गया और ये आपका जीएसटी में मर्ज हो गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए हर एक आइटम को जीएसटी में कवर नहीं किया गया है। कुछ आइटम ऐसा भी है जो कि नॉन जीएसटी है, यानी कि उसे जीएसटी से बाहर रखा गया। तो जो आइटम जीएसटी से बाहर है उस पर आपका ये सारा टैक्स लागू हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी एक, जैसे कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, उस पर क्या लागू होता है, वही एक्साइज और आपका वैट और सीएसटी, ठीक है। तो जो कि नॉन जीएसटी आपका आइटम है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे इंडिया में माल तैयार किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, उस पर क्या लागू होता है, जीएसटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। बहुत ही सिंपल है, आपको याद ही होगा, हमारे भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल, जीएसटी नंबर लेने का लिमिट क्या है, इसकी योग्यता क्या है, कौन जीएसटी नंबर लेगा, कौन सा जीएसटी नंबर लेना है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक व्यापारी हो या फिर आप काफ़ी सारे क्लाइंट का अगर काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, तो ये सारी चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए जीएसटी के नियमानुसार जीएसटी का नंबर लेने के लिए
अपने टर्नओवर से पहले आपको अपने राज्य को देखना होगा कि आप किस राज्य में रह रहे हो या अपना व्यापार करना चाहते हो या कर रहे हो। देखिए मोटे तौर पे हम लोग को यही बताया जाता है कि भैया अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो सबसे पहले आपका टर्नओवर आपको देखा जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना। वो सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो कि नया लॉ है उसके अनुसार आपको अपने राज्य को भी देखना पड़ेगा, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या, पूरे राज्य को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या, नॉर्मल कैटेगरी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो कि हमारे इंडिया में जितने भी जो स्टेट है उसको दो हिस्से में बांट दिया गया। किसके लिए, जीएसटी नंबर के लिए। तो सबसे पहला क्या, नॉर्मल कैटेगरी। अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में कितना 40 लाख से अधिक है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। मेरी बात को समझे, क्या बोल रहा है, नॉर्मल कैटेगरी। अभी यहाँ पर स्टेट का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर उसका टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी कि जो पिछला साल आपका चला गया उस फाइनेंशियल में अगर आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से अधिक है, ठीक है, यानी 40 लाख क्रॉस कर गया, तो हर हाल में उस व्यापारी को जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा। और अगर 40 लाख से कम है तो फिर उसे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। और ये जो नियम लागू हुआ है कब हुआ है, 1 अप्रैल 2019 से। बराबर। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। बराबर है। ये तो हो गया आधा हिस्सा। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप देख लो आपका जो लिमिट जो दिया गया है वो 40 लाख तक, यानी कि आप एग्जैम्प्टेड हो। आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। आप बिना जीएसटी नंबर के भी अगर आप कारोबार करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, आप पर कोई लीगल कार्रवाई जीएसटी की तरफ से नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या है भाई कि आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए रखा गया, यानी कि अगर 20 लाख तक है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 लाख को टच कर गए या उसके ऊपर चले गए तो हर हाल में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये भी नियम कब से लागू है, 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं, जैसे कि आपका है ना पुडुचेरी है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मेरी बात समझ में आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि आपको अपने सेल के मुताबिक, यानी कि जो भी आपका टर्नओवर है वो देखिए। अगर आपका लिमिट अगर क्रॉस कर चुका है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो हर हाल में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन आपने लिमिट को टच नहीं किया तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात आइए। देखिए ये तो बात हो गई कि टर्नओवर के, जो कि हम लोग अभी कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकल वे में क्या होता है ना कि लिमिट का कोई अहमियत ही नहीं है, कहीं पर कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि अगर आप व्यापारी हैं तो बिना जीएसटी नंबर के आप दूसरे राज्य से माल नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी नंबर वाले को माल की डिलीवरी नहीं करते हैं। इसलिए याद रखें, व्यापार अगर आप करना चाहते हो तो फिर हर हाल में आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल वे की बात बताई। वो ठीक है, ये आपका नियम है, कानून है कि 40 लाख और 20 लाख। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में यही देखा गया है कि भैया जब तक आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो फिर आपको व्यापार करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। कोई भी दूसरे राज्य के व्यापारी आपको माल सप्लाई करने से वो डरता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर उसका माल रिसीव नहीं करता। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि बिना जीएसटी नंबर के आप कारोबार नहीं कर सकते। अगर आप छोटे मोटे रिटेलर हो, लोकल एरिया में हो, तब तो बिना जीएसटी का आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप होलसेलर हो, आप माल बाहर बेचते हो या सेवाएं देते हो, ठीक है, लोकल एरिया में भी अगर आपने किसी चीज़ का अगर डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया है तो फिर तो आपको हर हाल में जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। मेरी बात को समझे ना। चलिए, जैसे कि यहाँ तक हमने बात को तो समझ लिया कि भैया जीएसटी क्या है, ठीक है ना, और जीएसटी नंबर लेने से पहले हमें अपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए सवाल ये भी होता है कि भाई टर्नओवर क्या है, जैसे कि यहाँ पर था ना 40 लाख 20 लाख। तो टर्नओवर का माने क्या होता है कि व्यापार में होने वाले विक्रय से जितने भी तरह का जो सेल होता है ना व्यापार में, वही आपका एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए जीएसटी नंबर कौन सा है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप व्यापारी हो या आप अकाउंटेंट हो, आपके पास कोई अगर आदमी आता है कि भैया हमें जीएसटी नंबर लेना है, तो आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए ना कि उसके लिए कौन सा जीएसटी नंबर सूट करेगा।
तो जैसे कि मैंने कहा, जीएसटी नंबर लेने से पहले आपको अपने व्यापार के मुताबिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देखिए, कंपोजिशन स्कीम, ये आपने नाम तो सुना होगा। यानी कोई भी जो जीएसटी होल्डर होता है, या तो उसके पास कंपोजिशन का नंबर होता है या फिर नॉर्मल, जिसे हम लोग रेगुलर कहते हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो पे दोस्तों बने रहें। और मेरे आप लोगों से निवेदन होगा कि इसी तरीके से आप फुल्ली अकाउंटेंसी का कोर्स इस तरह के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी ये जो मैं आपको जो ये प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, अगर इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी जो जीएसटी होल्डर होता है ना, उसके पास या तो कंपोजिशन का नंबर होगा या फिर नॉर्मल, जिसे हम लोग रेगुलर कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कंपोजिशन को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। आखिर ये स्कीम कैसे हमें मिल सकता है, या किसी व्यापारी को अगर आप नंबर दिलवाना चाहते हो तो इसमें कौन कौन से नियम कानून है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है ना कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। किसे, अगर कोई कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए अगर वो इच्छुक है तो उसे दो भागों बांटा गया। तो पहला भाग क्या भाई, कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी। देखिए, यानी कि जो माल का व्यापार करता है, बराबर है, जो व्यापारी माल का व्यापार करता है उसे ट्रेडिंग कंपनी के श्रेणी में रखा जाता है। ये हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ये व्यापारी अगर ये स्कीम लेना चाहता है तो इस व्यापारी में दो चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। कौन भाई, ट्रेडिंग कंपनी। उसका इंटेंशन है कि हम कंपोजिशन स्कीम ले, लेकिन जीएसटी का कुछ कानून है कि वो कहता है कि नहीं, अगर आप में दो बातें हैं तभी आपको ये स्कीम मिल सकता है। पहला क्या भाई, पहला है कि व्यापारी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझे। और इसी में आपका क्या बात लिखा हुआ है, अगर मान के चलो कि अभी वो नया है, नया व्यापारी है, इसका माने कि पिछले वर्ष में इसका कोई सेल तो नहीं होगा ना, इस फाइनेंशियल ईयर में भी उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो करंट फाइनेंशियल में अगर वो लेना भी चाहता है, मेरी बात को समझे ना। दूसरी बात क्या है कि यह व्यापारी, यानी कि जो लेना चाहता है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, दूसरे राज्य में माल को सप्लाई नहीं कर सकता। ये भी आपको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। यानी व्यापारी दूसरे राज्य से माल तो खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। मेरी बात को समझे। जैसे कि मान के चलो कि मेरा ताल्लुक बिहार से है, तो मैं यूपी माल सप्लाई नहीं कर सकता, मैं झारखंड माल सप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं तो ये दो कंडीशन है भाई, ये आप समझ जाओ। एक तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। दूसरा है कि आप माल अपने राज्य से दूसरे राज्य में आप सप्लाई नहीं कर सकते। खरीद तो सकते हो, ठीक है, लेकिन बेच नहीं सकते। मेरी बात को समझे। अगर ये दो चीज़ें अगर आप में हैं फिर आपको ये स्कीम मिल सकता, बराबर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला जो कैटेगरी था वो किसके लिए था, ट्रेडिंग कंपनी के लिए। अब ये दूसरा किसके लिए है भाई, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, है ना। अब इसके लिए देखो क्या लॉ है, जो कंपनी सेवा देने का काम करती है हम लोग उसे क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसका टर्नओवर कितना बांधा गया, 50 लाख। मेरी बात को समझे ना, यानी कि पिछले साल में 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर नया है तो इस साल में 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रेडिंग कंपनी के लिए 1.5 करोड़ और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए 50 लाख। ये बात तो समझ में आ गई। तो इसके लिए भी वही कानून है कि ये भी बाहर सेवा प्रदान नहीं कर सकता। मेरी बात को समझे, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो मान के चलो कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले लिया, तो फिर बाद में आपको कुछ नियम लागू भी होता है ना भाई। अब आपको क्या करना होगा, ये भी आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा, या फिर अगर आप खुद ये नंबर लेना चाहते हो तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर ये मुझसे सवाल करते, हमने नंबर ले लिया, अब हमें क्या करना। हमने नंबर ले लिया, हम किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन करेंगे, किस तरीके से हम लोग टैक्स को चार्ज करेंगे। तो जब तक आप सारे नियम कानून को नहीं समझोगे तो फिर तो जीएसटी नंबर लेने के बाद आपके सर में दर्द हो जाएगा, रिटर्न फाइल आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको लेट फाइनी भारी आपको पे करना पड़ सकता है। मेरी बात को समझिए ना। तो नियम कानूनों को समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलो मान के चलो आप ट्रेडिंग कंपनी हो या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, भैया आपने नंबर ले लिया, क्योंकि वो दो बातें आप में थी, आपने नंबर ले लिया। अब करना क्या पड़ेगा नंबर लेने के बाद,
कौन कौन से जो नियम शर्त हैं जो कि हम पर लागू होते हैं, किस पे, कंपोजिशन स्कीम वाले पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप कंपोजिशन स्कीम का नंबर लिए हुए हैं तो पहला कंडीशन क्या है, नो आईटीसी अवेलेबल, यानी इस तरह के व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। यानी जब यह व्यापारी माल या सेवा के क्रय के अगेंस्ट में जो जीएसटी पे करता है या करेगा, इसका उसे इनपुट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आईटीसी अवेलेबल का माने क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जब आप किसी रजिस्टर्ड डीलर से या व्यापारी से जब आप कोई भी टैक्सेबल आइटम या सर्विस को जब आप बाई करते हो ना, खरीदते हो ना, तो सामने वाले डीलर आपसे तो टैक्स लेगा ना भाई, वो तो पक्का बिल फाड़ेगा। तो आप जो जीएसटी जो पे करोगे ना, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी वो सारा का सारा आपका जो वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ परचेस कहलाएगा, यानी कि वो पैसा आपका रिवर्स नहीं होगा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा क्या होता है, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल, यानी कि आउटपुट जितना आया, आपने कस्टमर से जितना रिकवर किया, वो इनपुट से माइनस करके हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यानी कि आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, वो पैसा आपका रिवर्स होगा ही नहीं, वापस होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा पैसा सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा, उसका आपका आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी जो भी आपने उसे दिया वो सारा का सारा आपका कॉस्ट ऑफ परचेस कहलाएगा। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, नो जीएसटी चार्ज, माने क्या, इस तरह के व्यापारी माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। यानी पक्का बिल तो आप बनाओगे, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो ना, पक्का बिल तो बनाओगे, माल तो आप बेचोगे ना भाई, लेकिन आप भी कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। यानी कि इसमें ना ही इनपुट हुआ ना ही आउटपुट हुआ, तो काहे का हम जीएसटी पे करेंगे। लेकिन अभी आपके सर में थोड़ा सा दर्द होगा कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भैया आप तो ठीक है कंपोजिशन स्कीम तो लिए वो, लेकिन फिर भी आपको अपने पॉकेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो कैसे, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब तीसरा में क्या है, ऐसे व्यापारी के पक्के बिल पर कंपोजिशन स्कीम लिखा होना चाहिए ताकि दूसरे डीलर को पता चल सके कि भैया आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो। देखो रेगुलर स्कीम वाला हो या कंपोजिशन, दोनों का नंबर देखने में सेम ही लगता है, वो नंबर से पता नहीं चलता है कि कौन किस टाइप का डीलर है। मेरी बात को समझिए ना, इसलिए कहा गया है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर वाले अगर आप कंपनी हैं, ठीक है, तो फिर आपको अपने बिल पे ये कंपोजिशन स्कीम ज़रूर लिखा देना चाहिए ताकि दूसरे को दिक्कतें नहीं आए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। व्यापारी को प्रत्येक तिमाही यानी कि क्वार्टरली में अपने कुल विक्रय का इस प्रकार से जीएसटी का भुगतान करना होगा। फॉर ट्रेडिंग कंपनी अपने क्वार्टरली के कुल विक्रय का 1%, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी से बिलोंग करते हो तो आपको तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। किसका करना भाई, अपने सेल का। यानी कि जैसे पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून होता, 3 महीना हुआ ना, अप्रैल टू जून में आपका जितना सेल हुआ है, मान के चलो कि 1 लाख का सेल हुआ, मैं मान लेता हूं, तो 1 लाख का 1% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, अब अगर सेवा देने वाली अगर कंपनी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको अपने टोटल कुल विक्रय का कितना परसेंट देना भाई, 6%, यानी कि एसजीएसटी में चला जाएगा आधा और आधा चला जाएगा सीजीएसटी में। मेरी बात को समझे। उसी तरीके से 1% भी अगर आप पे करते हो तो आधा चला जाएगा एसजीएसटी में और आधा चला जाएगा सीजीएसटी में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा क्या है भाई, रेस्टोरेंट है। ये क्या है, अपने टोटल सेल का, अपने हर क्वार्टर का वो 5% वो जीएसटी पे करेगा, यानी कि एसजीएसटी में 2.5% और सीजीएसटी में 2.5%। तो मेरा ये कहने का मतलब है, भले ही कंपोजिशन स्कीम में ये थोड़ी सी राहत है कि आपको उतना बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को समझे, क्योंकि इसमें कोई इनपुट कोई आउटपुट है ही नहीं। लेकिन आपको एक थोड़ा सा छोटा सा हिसाब ये रखना है कि आपको हर 3 महीने का सेल का हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि आपने कितना बिल फाड़ा। मेरी बात समझे ना। और आप तो कोई बाहर तो माल आप सप्लाई तो नहीं कर सकते ना, ही सेवा दे सकते हो, तो हर बिल तो आपका लोकली फटेगा। तो आपको हर 3 महीने का जो सेल होता है अपने सेल के ऊपर ये कंपनी के नेचर के मुताबिक आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर आपको ये जीएसटी पे करना है तो इसके लिए आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है,
व्यापारी को प्रत्येक क्वार्टर में CMP-08, ठीक है, जीएसटी रिटर्न और वर्ष में एक बार GSTR 9A फाइल करना होगा। मेरी बात को समझे ना, क्योंकि आप जो टैक्स जो पे करोगे अपने सेल का हर क्वार्टर में, तो इसके लिए एक फॉर्म तो चाहिए ना। तो फॉर्म क्या है आपका CMP-08, ठीक है, ये आपको जीएसटी के पोर्टल पे दिख जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक बिल का हिसाब हमें गवर्नमेंट को नहीं देना होता। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। ये जो कंपोजिशन स्कीम होता है ना, ये छोटे व्यापारियों के लिए होता है। तो गवर्नमेंट ने आपको ये थोड़ा सा राहत दिया है कि वो प्रत्येक बिल का वो ब्यौरा नहीं मांग रही है। अरे ब्यौरा तब ने मांगती जब उससे आप टैक्स वसूल करते। आप तो टैक्स वसूले नहीं कर रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट को उससे क्या मतलब है। मेरी बात को समझे ना। तो हमें प्रत्येक बिल का इसमें हिसाब नहीं देना होता, बस समरी देना पड़ता है कि हमने 3 महीने में इतना सेल किया, बात खत्म है। तो आई होप आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जो दूसरा स्कीम क्या है इसमें, नॉर्मल, यानी कि जब हम लोग कोई भी नंबर का अप्लाई करते हैं ना भाई, तो वहाँ पर 2 ही ऑप्शन आता है, या तो कंपोजिशन या फिर नॉर्मल। जो कंपोजिशन में जाना चाहता है वहाँ पर चेक मार्क करे, अदर देन वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में चला जाता है, नॉर्मल स्कीम में। मेरी बात को समझे ना, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम के अलावा व्यापारी नॉर्मल स्कीम ले सकता है, ले क्या सकता है, लेना ही पड़ेगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों, यानी कि जो एकाकी व्यापार है, जिसे हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं, उसी के लिए ना भाई। अब जो प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल स्कीम होगा। मेरी बात को समझे ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि नॉर्मल स्कीम जो है भाई, अब इसमें कौन कौन से नियम शर्तें लागू होते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है, देखिए नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के क्रय पर जो GST पे करता है उसे उसका ITC प्राप्त हो जाता है। देखा ना, कंपोजिशन में क्या था आपको याद है ना, जो GST उसमें पे करता है कंपोजिशन वाला आदमी, तो उसका GST को उसे ITC नहीं मिलता था। वो क्या कहलाता था, उसका लागत, यानी कि माल की लागत में वो जुड़ गया, कॉस्ट ऑफ परचेज, पैसा उसका वो रिवर्स उसमें नहीं होता था, किसमें, कंपोजिशन वाले में। लेकिन नॉर्मल स्कीम में क्या है, उसे उसका ITC मिलेगा, यानी वो पैसा रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात को समझे ना। चलिए नंबर 2 क्या भाई, इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी इंट्रा स्टेट एवं इंटर स्टेट सभी जगह माल को बेच सकता है। यानी क्या, कंपोजिशन में क्या था, सिर्फ लोकल ही माल वो सेल कर सकता है, दूसरे राज्य में नहीं। लेकिन नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत इंट्रा स्टेट यानी कि वो लोकल भी माल सप्लाई कर सकता है, इंटर स्टेट यानी कि बाहर भी, यानी कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में भी वो आउटवर्ड सप्लाई कर सकता है, और वो जहाज से चाहे माल भी खरीद सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के विक्रय करने पर ग्राहक से GST भी वसूल कर सकता है, जो कि कंपोजिशन में नहीं था। मेरी बात को समझिए ना, यानी इसमें वो GST पे कर रहा है, उसका उसे ITC मिल रहा है, बराबर है। इसमें जो भी वो माल बेच रहा है अपना प्रॉफिट लेकर के, उसमें वो कस्टमर से क्या कर रहा है, वो GST वसूल कर रहा है। तो इसे ही इनपुट कहते हैं, और जो कस्टमर से वसूल किया हम लोग उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। अभी और भी आगे मैं इसे अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरी बात को समझे ना। तो यानी कि इसमें इनपुट भी है, आउटपुट भी है। चलिए हम लोग अब और आगे चलते हैं। अब देखिए और क्या कहता है ये, कि व्यापारी को अपने आउटपुट GST में से इनपुट GST को घटाकर बाकी GST को पे करना होता। वही बात आ गया ना जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू GST पेबल। तो इसमें जो भी हम कस्टमर से लेते हैं ना, वो सारा का सारा पैसा हमें गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता। क्यों, क्योंकि हमने जो पे किया है वो माइनस करके हम लोग पे करते हैं। मेरी बात को समझे ना, ये फार्मूला नॉर्मल स्कीम के लिए है, कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं है। मेरी बात को समझ गए ना। चलिए अब हम लोग और भी आगे चलते हैं। अब इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना होता है। मेरी बात को समझे, क्यों, क्योंकि भाई आप क्या करते हो, जब पक्का बिल फाड़ते हो ना, तो किसी न किसी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड आप व्यापारी को माल सप्लाई करते हो, लेकिन सबसे आप टैक्स वसूल करते हो। ठीक है, जो भी आप अगर GST होल्डर हो, अगर आपने नॉर्मल स्कीम लिया हुआ है, आप किसी को माल बेचो, सामने वाला कोई भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको हर एक व्यापारी से आपको GST को वसूल करना है। जो भी परसेंट का आपका माल है, मान के चलो कि 5% का माल है, 100 रुपये का माल बेचा, तो 5% आपको हर हाल में GST तो लेना ही लेना है ना भाई, क्योंकि GST आपका पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है।
आप गवर्नमेंट के बिहाफ में आप कस्टमर से जीएसटी का वसूल करते हो। मेरी बात को समझे ना। तो सामने वाला रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई भी हो, आपको हर हाल में जीएसटी को चार्ज करना है। ठीक है, आप जब जीएसटी को जब चार्ज करोगे तो गवर्नमेंट पूछेगी ना कि भैया आप मेरे को हर बिल का हिसाब दो। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट को हर एक बिल का हिसाब देना होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब आप प्रैक्टिकल वे में कहीं पे जब आप काम करो या आप किसी को जब टीच करो तो उससे बता दो कि एक भी बिल आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका बिल असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसमें एक भी बीच का बिल आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आपसे वह क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि बीच का बिल मिसिंग है तो वो कहाँ गया। मेरी बात को समझे ना। तो इस बात को आपका पूरा ख्याल रखना है। अब देखिए भाई, अब आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट ने नियम लागू तो आप पर अप्लाई कर दिया कि भैया आपको ये काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब हिसाब देने के लिए इस टाइप के व्यापारी को GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2 और फिर GSTR 9 जिसे कि हम लोग एनुअल रिटर्न कहते हैं। मेरी बात को समझे ना। ये सारा का सारा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। GSTR 1 क्या है, 3B क्या है, GSTR 2, GSTR 9 में आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके मैं रिटर्न के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब GST नंबर हमको मिलेगा कैसे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप GST नंबर लेना चाहते हो या किसी को दिलवा रहे हो तो सबसे पहले उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो अगर वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मीन्स प्रोप्राइटरशिप फर्म, जैसे हम लोग हिंदी में एकाकी व्यापार कहते हैं। इसके लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो उसका बताओ दो भैया। एक तो पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए। बिना पैन कार्ड के GST नंबर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि पैन के बेस पे ही आपका GST नंबर मिलता है। ठीक है ना। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, यानी कि जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो उसका भी एड्रेस प्रूफ चाहिए, प्लस जहाँ आप रह रहे हो। अगर आप बिजनेस घर से ही करते हो तो दोनों में आपको एक ही चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए ना। तो एड्रेस प्रूफ आपको दोनों जगह का देना पड़ेगा अगर वो अलग अलग है तो। उसके बाद एक फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, बराबर है। प्लस जो बंदा GST नंबर के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो लेना चाहता है, उसका अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लस उसका खुद का ईमेल आईडी भी होना चाहिए ताकि उसको अपडेट वगैरह मिलता रहे। मेरी बात को समझे ना। तो अगर वो इंडिविजुअल्स है, ये सारे अगर उसके पेपर्स अवेलेबल हैं तो फिर उसे GST नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये तो बात हुई इंडिविजुअल्स की। दूसरा हम देखते हैं किसके लिए भाई, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फर्म। अगर ये है तो इसके पास ही लगभग वही है जो इसके साथ होना चाहिए, है ना। पैन कार्ड ऑफ HUF, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ कर्ता, है ना। फोटो ऑफ द ओनर, एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मेरी बात को समझे। इसके अलावा आपका प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, LLP है, मेरी बात समझे, लिमिटेड कंपनी है। तो मैंने वो नोट्स में मैंने मेंशन किया है। ठीक है, मैं इसमें कवर मैंने नहीं किया था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अगर आपको वो नोट्स अगर चाहिए, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। GST का रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो GST का ऑफिशियल साइट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, www.gst.gov.in पर आपको विजिट करना पड़ेगा। यही आपका GST का एकलौता ऑफिशियल साइट है। किसी भी तरह का आपको GST से संबंधित आपको काम करना है तो इस पोर्टल से ही आपको करना पड़ेगा और ये बिल्कुल फ्री है। कहीं पर आपको कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कितना पैसा लगेगा। फ्री है भाई, लेकिन जो करता है वो अपना मेहनत का पैसा वो लेता है। ठीक है ना, उसे कोई अपने पॉकेट से पैसा पे नहीं करना होता, क्योंकि GST का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि लेकिन अगर कोई करता है वो आपसे 500 रुपये ले सकता है, 1000 भी ले सकता है, 1500 भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि आप कहाँ पे अपना GST का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और किससे करा रहे हो। मेरी बात को समझे ना। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप पोर्टल पे जाइए, आपको सारा प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। मैंने इसके लिए एक पूरा एक कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना के रखा है। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो आप खुद अपने से ही आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि भैया अगर हमें GST का नंबर अगर मिल जाता, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई हमारा GST के नंबर है। देखिए ये इस टाइप का फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ GSTIN, यही लिखा रहेगा GSTIN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको याद रखना है, एक तो होता है GSTIN,
और एक होता है GST UIN, ठीक है ना। मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका भी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या रहेगा, स्टेट कोड रहेगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट कोड रहेगा, प्लस आपका क्या रहेगा, यहाँ पैन कार्ड का नंबर रहेगा। देख रहे हो यहाँ पे स्टेट कोड जैसे 10 या बिहार का, दिल्ली का 07 है, तो हर स्टेट का कोड है। तो आपके GST नंबर में सबसे पहले क्या रहेगा, स्टेट कोड प्लस आपका ही पैन कार्ड रहेगा। देखिए मैंने बोला ना, बिना पैन कार्ड के GST आपको मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड का प्लस ये आपका ये तीनों कोड होता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसमें आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को समझे ना, ये इनका ऑटोमेटिक होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से हो, कौन से एरिया से हो। मेरी बात को समझिए ना, ये GST वाले का ये अपना एक ट्रैक रखने का एक कोड होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका पहला स्टेट कोड होगा, प्लस आपका GST नंबर होगा, प्लस ये 3 डिजिट का यहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको GST नंबर पहचानने में कहीं पे कोई दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि भाई GST नंबर की प्राप्ति हमें कितने दिनों में हो सकती है। ये भी बहुत सारे व्यूवर मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन कितने दिनों में हो सकता है। तो इसका जवाब ये है, देखिए GST रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन जब सक्सेसफुल अप्लाई कर दिया जाता है तब हमें ARN यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमें रिसीव हो जाता है। वो आपको फ़ोन पर भी आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आप अपना GST के पोर्टल पे आप ट्रैक रख सकते हो। आप उसमें देखो, ठीक है, GST के पोर्टल पे आप वो टूल्स में जाओ, जो ट्रैक का जो वह टूल्स है, आप उस पर जब वो नंबर डालते हो ना, तो आपको वो मालूम पड़ जाएगा कि अभी उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। वो डिमांड में है या चेक इन में है या प्रोसेस में है या जो भी है, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन अगर GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये वही डिपार्टमेंट है जो कि GST का सारा काम देखती है। मेरी बात को समझे ना, ये ऑनलाइन ही आपका सारा काम होता है ना इसमें। तो GST के तरफ से अगर आपके पास कोई डिमांड नहीं आता है कि आपका कोई पेपर सही से सबमिट नहीं हुआ है, इनविजिबल है, या एड्रेस प्रूफ आपने सही से नहीं दिया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो फिर वो आपको वही ट्रैक जब आप करोगे, प्लस आपके मोबाइल नंबर पर आपका वो मैसेज भी आ जाएगा, प्लस आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी आ जाएगा। इसलिए आपको ट्रैक आपको रखते रहना, हर 2 दिन में 3 दिन में आपको देखते रहना है कि आपका क्या स्टेटस है। किससे दिखना है, ये ARN नंबर से। मेरी बात को समझे ना। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम इशू नहीं अगर आता है, ये मैंने कई लोगों का मैंने अप्लाई भी किया है, तो क्या होता है 3 से 4 दिनों के अंदर आपको नंबर अलाउ कर दिया जाता है। और ये आपके लिए फ़ोन नहीं आएगा, ये जो भी काम आता है ये आपके मोबाइल नंबर पे प्लस आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे वो पूरा वहाँ पर ब्यौरा आ जाता है। मेरी बात को समझिए ना, इसलिए आपको ट्रैक रखते ही रहना है। मेरी बात को समझे, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिमांड है, तो फिर सब उसे रिप्लाई कीजिए उस नोटिस का। मेरी बात को समझे। चलिए अब देखिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना भाई, चाहे वो कंपोजिशन हो, नॉर्मल हो, हमने नंबर तो ले लिया, बराबर है। अब जब नंबर ले लिया, इसका माने अब हम डीलर बन गए ना। अब डीलर कितने तरह के होते हैं ये भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए टाइप्स ऑफ डीलर, ठीक है। आपके 2 तरह के डीलर होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, रजिस्टर्ड डीलर। बहुत ही सिंपल है, रजिस्टर्ड के माने अरे भैया जिसके पास GST नंबर है वही नहीं कहलाएगा रजिस्टर्ड डीलर। तो रजिस्टर्ड डीलर में आपका 2 हो गया, एक कौन हो गया, रेगुलर, एक हो गया कंपोजिशन वाला। यानी कि रेगुलर अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, रेगुलर बोले तो नॉर्मल स्कीम, और कंपोजिशन वही वाला जो मैंने आपको पहले बताया, 1.5 करोड़ और 50 लाख और बाहर माल सप्लाई नहीं कर सकता। मेरी बात को समझे ना। तो नंबर तो दोनों के पास है, लेकिन दोनों फ़र्क क्या है, एक रेगुलर है और एक कंपोजिशन वाला, ठीक है। वो हो गया रजिस्टर्ड डीलर के अंतर्गत। दूसरा क्या होगा, अनरजिस्टर्ड डीलर। कौन कहलाएगा, अरे भाई जिसके पास GST के नंबर ही नहीं है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। इसमें अगर मैं मिसाल दूँ तो कंज्यूमर आता है, ठीक है, क्योंकि हर उपभोक्ता के पास GST नंबर होता है क्या, नहीं होता ना। किसके पास होता, व्यापारी के पास। और व्यापारी बोले तो उसके पास GST नंबर नहीं है, व्यापार तो कर रहा लेकिन उसके पास GST नंबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अनरजिस्टर्ड डीलर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये मुद्दे पे GST कितने तरह का होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम किसी ऑफिस में या प्रैक्टिकल वे में जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे ना।
काम तो तब करेंगे जब हम इंटरव्यू पास करेंगे, और इंटरव्यू में ही ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी चीज़ मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी भैया 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है? एसजीएसटी, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट जीएसटी। दूसरा क्या होता है? सीजीएसटी, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल जीएसटी। और थर्ड क्या होता है? आईजीएसटी, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब हम लोग इसे वन बाय वन करके जानेंगे आखिर ये है क्या, ये कहाँ पे अप्लाई होता है। चलिए हम लोग इसे एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। देखिए जीएसटी है ना, जीएसटी आपका 3 तरह का हुआ, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये जो एसजीएसटी सीजीएसटी है ना, ये दोनों जुड़वा भाई है। अब इसे इस तरीके से समझिए, ये जहाँ लगेगा दोनों लगेगा। यानी कहाँ लगेगा? इंट्रा स्टेट, यानी कि अपने ही राज्य के अंतर्गत अगर व्यापार होता है, अगर आप कोई बिल बनाते हो, किसी भी टैक्सेबल आइटम या सर्विस को अगर आप रिसीव करते हो या सेल आउट करते हो, एसजीएसटी सीजीएसटी उस पर अप्लाई होगा। कहाँ? लोकल में। मेरी बात को समझे ना। लेकिन यही ट्रांजैक्शन अगर दूसरे राज्य में किया जाए, हम दूसरे राज्यों को माल सेल करें, सर्विस दे, या दूसरे राज्य से हम माल या सेवाएं खरीदते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। मेरी बात को समझिए ना। इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एसजीएसटी और सीजीएसटी, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने ही राज्य में, मेरी बात को समझे ना, कहाँ? अपने ही राज्य में, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। किसी भी व्यापारी को माल बेचता है या किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है, माल बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, दोनों काम होगा ना। कहाँ? अपने ही राज्य में। तो इस माल के क्रय एवं विक्रय पर माल के ऊपर एसजीएसटी एवं सीजीएसटी लगाया जाता है। मेरी बात को समझे ना, दोनों जुड़वा भाई है, लगेगा तो दोनों लगेगा। कैसे लगेगा? अब इसको एक मिसाल से समझिए। देखिए जैसे अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने ही राज्य में 100 रुपये का माल अगर 5% जीएसटी की दर से किसी को भी बेचता है, तो वह अपना बिल इस तरह बनाएगा। कैसे बनाएगा? मान के चलो कि माल का मूल्य 100 रुपया था, ठीक है, और रेट कितना है? यानी कि सरकार ने जो बताया है कि भैया जो जीएसटी का जो इस पर रेट है वो 5% के अंतर्गत आता है, तो वो क्या होगा? आधा आधा बढ़ जाएगा। 5 तो 10 हो जाएगा ना, नहीं 5 पर 10 नहीं करना, वो आधा बढ़ जाएगा। यानी कि 2.5% किस में चला गया? एसजीएसटी में, और 2.5% किस में चला गया? सीजीएसटी में। मेरी बात को समझे। तो टोटल कितना हो गया? 5%, लेकिन वो 2 हिस्से में बढ़ गया। ठीक है, तो टोटल कितना दाम हो गया? 105 रुपया। ये हुआ अपने ही राज्य के अंतर्गत। मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी आपका यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई होगा जब लोकल ट्रांजैक्शन होगा, चाहे माल खरीदो या बेचो। जो भी व्यापारी माल सेल कर रहा है वो इस तरीके से अपने बिल पर वो दिखाएगा कि हाँ भैया आधा चला गया एसजीएसटी में, आधा चला गया सीजीएसटी। वो डिपेंड करता है कि कितने % का वो माल है। 5 का है तो 2.5, 12 का तो 6, और 28 का तो 14। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जानते हो कि जो टैक्स का रेट है, एक तो आपका 0% है, ठीक है, दूसरा आपका कितना है? 5%, तीसरा आपका है 12%, चौथा है आपका 18%, फिर उसके बाद है आपका 28%। ये मोटे तौर पे आपका टैक्स का रेट है। किसी भी तरह का माल हो, किसी भी तरह का सर्विस हो, गवर्नमेंट ने उसे बता दिया है कि किस पर कितना आपका टैक्स रेट अप्लाई होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो जो भी टैक्स रेट हो, अगर लोकल ट्रांजेक्शन है तो फिर इस पर आधा आधा ये बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आती है आईजीएसटी की। आईजीएसटी के माने जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेटेड टैक्स। जब कोई रजिस्टर्ड डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मेरी बात को समझिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल को सप्लाई कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम माल खरीद रहे हैं दूसरे राज्य से। तो वहाँ पर क्या होगा? रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो ऐसे माल के क्रय विक्रय पर माल के ऊपर केवल आईजीएसटी लगाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले क्या था? लोकल था ना, तो उस पर क्या लगा? एसजीएसटी सीजीएसटी। जो भी टैक्स का रेट है वो आधा आधा बढ़ गया, लेकिन बाहर से माल खरीदने और बेचने पर उस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब देखिए वो कैसे लगेगा। जैसे कि अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में 100 रुपये का माल 5% जीएसटी की दर से किसी को भी बेचता है, तो वह अपना बिल इस तरह से बनाएगा। अगर वो सेलर है तो बिल पर तो दिखाएगा ना भाई 100 रुपये का माल है, देखिए सीधा आईजीएसटी वो दिखाएगा। मेरी बात को समझे? 5 रुपया, तो वो टोटल आ गया ना 105 रुपया। तो बस ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है आपको समझना कि लोकल है तो भैया एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, और अगर बाहर का ट्रांजैक्शन है यानी खरीदा या बेचा तो उसमें केवल आईजीएसटी ही लागू होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एसजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी को आप अपने ट्रांजैक्शन में अप्लाई कर सकते हो। आइए
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भैया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, क्योंकि इससे पहले के अभी जो मैंने आपको बताया उसमें इनपुट और आउटपुट को मैंने वहाँ पर मेंशन किया था। मैं इसको और अच्छी तरीके से मैं समझा दूँ कि इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, इनपुट जीएसटी सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यापारी किसी रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन से कोई टैक्सेबल आइटम या सर्विस को परचेज करता है तो इसके अगेंस्ट में वो जो टैक्स पे करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी कहते हैं। रेट कुछ भी हो, 5 हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, कुछ भी हो, टैक्स पे किया ना, इसका माने वो आपका इनपुट जीएसटी कहलाएगा। अब दूसरा देखिए, आउटपुट जीएसटी जस्ट इसी के उल्टा है। क्या है कि जब कोई रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन किसी भी पर्सन या कंपनी को कोई टैक्सेबल आइटम या सर्विसेज सेल करता है तो इसके अगेंस्ट में वो जो टैक्स कंज्यूमर से वसूल करता है आउटपुट जीएसटी कहलाता है। बहुत ही ईजी है ना, ठीक है। अब पेमेंट करेंगे कैसे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये तो अभी आपका ये पहला वीडियो है इस चैनल पे हमारा जीएसटी संबंधित, फिर बाद में आपको प्रैक्टिकल में करके मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको नियम कानून बता रहा हूँ। ये देखो जीएसटी क्या है, नंबर कैसे मिलता है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो में मैं बिल्कुल ही टैली पे मैं प्रैक्टिकल और प्लस एक्सेल में मैं करके बताऊँगा कि जीएसटी का कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल से फंडा क्या है, वही फार्मूला आ गया ना, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल। यानी जितना भी आउटपुट आपने लिया है वो आपका पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा। आपको जो प्रॉफिट लेना तो ले लिया आपने, हाँ भाई आपने, तो आपको वो पूरा पे करना, लेकिन इनपुट से घटा करके जो आएगा वही ऊपर, वही आपके ऊपर लायबिलिटी होगी, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल जीएसटी का ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक अब ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों हमारा एक ब्लॉग भी है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आपको पढ़ना है तो हमारे आप ब्लॉग पोस्ट पर भी आप जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको वहां पर से दिख जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।